यानी भारत की कल्पना आप सिंधु नदी के बिना तो कर ही नहीं सकते। भारत के विभाजन के कारण मेरे साथियों, सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा आज तो पाकिस्तान में चला गया है। पूरा सिंध प्रांत ही आज पाकिस्तान में है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंधु सिंध है और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज कम हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है। हमारे लिए उनका महत्व आज भी उतना है जितना हजारों साल पहले था। और यही कारण है कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राष्ट्रगान से सिंध शब्द निकालने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सिंध शब्द केवल एक भौगोलिक स्थान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी समाज की सांस्कृतिक पहचान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आज भी हम लोग बड़े गर्व से गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, और आगे भी गाते रहेंगे, सदैव गाते रहेंगे। जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक हम गाते रहेंगे। और साथियों, आज हम जब सिंधी समाज की बात करते हैं तो हम केवल एक समुदाय की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसी विरासत की बात करते हैं जो सनातन का अटूट हिस्सा है, जिसकी जड़ें भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, जिसने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। ऐसी विरासत को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज सिंधी समाज भारत और विश्व भर में अपनी मेहनत और प्रतिभा के लिए जाना जाता है। सिंधी समाज ने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक अपनी पहचान बनाई है, और सिंधी समाज ने अपनी अनूठी पहचान को बराबर बनाए रखा है। यह सिंधी समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे वो सिंधी भाषा की मिठास हो, या संत काव्य हो, या फिर सिंधी कला की जीवंतता हो, यह हमारी साझा परंपराओं को दर्शाते हैं। और साथियों, विभाजन के कठिन दौर में जब सिंधी समाज को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी, पलायन करना पड़ा था, मैं मानता हूं तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी थी। यह आपकी विशेषता है। आपने न केवल अपने लिए एक नई शुरुआत की, बल्कि व्यापार, शिक्षा, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसे किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता है। और साथियों, सिंधी समाज के संतों और महान आत्माओं ने मानवता को बहुमूल्य संदेश दिए हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। मैं आज महाकवि चैनराय स्वामी, संत कंवर राम जी, संत रामदास साहिब, स्वामी लीला शाह, स्वामी शांति प्रकाश सहित सभी सिंधी संतों को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मैं आज साधु टी.एल. वासवानी जी को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। और साथियों, उन्होंने वेजिटेरियन लिविंग के विचार को बढ़ावा देने के लिए और एनिमल वेलफेयर की दिशा में महत्वपूर्ण जो कार्य किए हैं, उसे यह भारत देश कभी भूल नहीं सकता है। मेरे बहनों भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस कार्यक्रम में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस प्रसन्नता का एक और कारण है, वह है इस कार्यक्रम का प्रयोजन। आज हम नागरिकता संशोधन विधेयक के संबंध में यहां एकत्रित हुए हैं। जैसा मुझे बताया गया है, वर्ष 2019 में मैंने ही लोकसभा में इस नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किया था। यह विचार गृह मंत्री रहते हुए मेरे मन में कैसे आया था? ये बैठे हैं हमारे लखनऊ के लोग, सब सारे लोग यहाँ, इन लोगों ने इसकी जानकारी मुझे दी थी और बताया था ऐसा कुछ होना चाहिए। और मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि कुछ सिंधी समाज के और विभिन्न वर्गों के लोग जो कि नॉन मुस्लिम हैं, वह दिल्ली में भाग कर आए हुए हैं और झोपड़ियों में, बड़ी
दयनीय स्थिति में वो रह रहे थे। मैं स्वयं उनको देखने गया था और वहां से लौटने के बाद मैंने फैसला किया कि इनको समुचित नागरिकता देने के लिए जो भी कानून आवश्यक होगा हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैंने बात की, मैंने कहा मैं इस दिशा में अब आगे बढ़ रहा हूं और बिल तैयार हुआ, लोकसभा मैंने पेश किया, लोकसभा में पारित भी हुआ। लेकिन वह 2019 का अंतिम दौर था, कुछ ही महीने शेष बचे थे, राज्यसभा में बहुमत नहीं था। मैंने कई विपक्ष के लोगों से भी बात की, लेकिन लोगों ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा चलिए इस साल नहीं होगा तो अगले साल तो पास होकर ही रहेगा। और फिर जब गृह मंत्री अमित जी बने तब मैंने उनसे कहा और उन्होंने फिर उस काम को आगे बढ़ाया। देवियों, सज्जनों, यह बात ध्यान देने वाली है कि हमारी सरकार ने कई पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वर्ष 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बिना पासपोर्ट के भारत में रहने की अनुमति दी है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों के इन भाइयों और बहनों का सम्मान से ही जीने का अधिकार भारत में मिल रहा है और इस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पड़ोस के कई देशों में अल्पसंख्यक समुदाय वर्षों से यातना झेलता रहा है। उनके घर जलाए गए, उनके बच्चों को मारा गया, बेटियों के साथ जुल्म अत्याचार किए गए, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। उनमें से कई लोग जब किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए तो तुष्टीकरण करने वाली पूर्व की कई सरकारों ने भी उन्हें जो राहत देनी चाहिए, राहत देने की बात तो दी दूर, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। एक खास समुदाय के वोट बैंक को केवल खुश करने के लिए उन्हें अपना अपमानित किया गया, जलालत उन्हें झेलनी पड़ी। पड़ोस के देशों से आने वाले एक विशेष वर्ग को शरण दी गई, लेकिन इस हिंदू समाज के लोग जो वाकई में इसके हकदार थे उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं दिए गए। उनके कष्ट को जो समझा जाना चाहिए था, जिस संवेदना के साथ समझा जाना चाहिए था, वो नहीं समझा गया। लेकिन इस पीड़ा को किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। हमने उस पीड़ा को समझा, उस दर्द को महसूस किया और हमारी सरकार ने कानून बनाकर, मेरे साथियों, यह सुनिश्चित किया कि हम उनके घाव पर मलहम लगाएंगे और हमने उस घाव को भरने का काम किया है। भारत के विभाजन की घोषणा के तुरंत बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 14 जून को दिल्ली में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सिंध, पंजाब और बंगाल के हिंदुओं और सिखों ने विभाजन के विचार का विरोध किया था। उन्होंने इस बैठक में विभाजन के खिलाफ मतदान भी किया था और यह भी मांग की थी कि उसकी सुरक्षा के लिए प्राविधान किए जाएं। हालांकि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया था उस समय। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।